नमस्कार। 25 सितंबर को रोहतक की धरती के ऊपर इनेलो पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। उस दिन चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के ऊपर सालाना हर बार एक रैली का आयोजन होता है, लेकिन इस बार जिस जगह का चुनाव किया गया है वो है रोहतक। इस पूरी रैली की चुनाव जो जगह का चुनाव किया गया है उसकी वजह और पार्टी के ऊपर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं श्रीमान जगदीप सिंधु जी के पास, जो कि एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और न जाने कितने न्यूज़पेपर या मीडिया जगत के कितने चैनल्स के ऊपर अपनी बेबाकी से राय भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, चौधरी देवीलाल जी को हर साल याद किया जाता है। जब चौधरी देवीलाल जी का समय था उस समय के मतलब बुजुर्ग आज शायद मिलने मुश्किल है, और इस युवा, क्योंकि अब युवा पीढ़ी है सारी, तो क्या मानते हैं उनका प्रभाव जो है, उनके नाम का प्रभाव क्या अभी तक है? प्रदेश की राजनीति में देवीलाल एक समय में एक ताकत बन के उभरे थे। किसान का मेरे वर्ग का उन्होंने नारा दिया था। उस वक्त देश में जो परिस्थितियां थी और राजनीति की जो परिस्थितियां रही, वो इमरजेंसी के बाद के पीरियड की बात है। हालांकि उनका संघर्ष बहुत पहले से चला आ रहा है, जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था। लेकिन देवीलाल जो है, जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा किया, वो एक स्मृति बहुत से लोगों में जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे, वो एक विपक्ष के रूप में लोकदल के साथ जुड़े और वही परंपरा, वही एक जनाधार कुछ संख्या में हरियाणा में मौजूद रहा। और बाद में इनेलो जो है, इंडियन नेशनल लोकदल, एक बड़ी ताकत बन के, विपक्षी ताकत बन के उभरी। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने 1999 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। उससे पहले जब भी कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। जो देवीलाल की उस वक्त की राजनीति थी और उन्होंने जिस तरह से किसान का मेरा वर्ग के लिए जो बातें की, उनको बहुत से लोग आज भी मानते हैं। और कृषि क्षेत्र होने के नाते, एक कृषि प्रदेश होने के नाते ये कहा जा सकता है कि किसान का मेरा, श्रमिक वर्ग और दबे कुचले और जो अन्य वर्गों के लोग हैं, उनको हमेशा ही एक विकल्प की तलाश अवश्य रहती है। तो उस विकल्प को भरने के लिए जो क्षेत्रीय दल है वो इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में सामने आता है और उसको एक स्तर तक स्वीकारोक्ति भी प्रदेश की जनता में मिलती रही है। और अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसको दोबारा प्राप्त करें, एक शक्ति प्रदर्शन करें। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि जो देवीलाल की राजनीति है, उस राजनीतिक विरासत को ये हमेशा अपने साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। उसी की छत्र छाया में इनेलो आगे बढ़ती रहेगी। जैसे कि आपने बताया चौधरी देवीलाल जी की छत्र छाया के नीचे, लेकिन जैसे जैसे परिवार बड़ा होता गया वैसे वैसे आपस में बिखराव भी होता गया परिवार में। और जब इनेलो से जेजेपी का उद्गम हुआ, जेजेपी पार्टी जब नहीं बनी, तब उसके बाद इनेलो कहीं ना कहीं मतलब कमजोर स्थिति में चली गई। और जेजेपी ने उन चुनावों के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, सरकार में साझेदारी की, तो इनेलो के ऊपर भी एक प्रेशर बन गया कि आखिर देवीलाल की विरासत को संभालने के लायक कौन है। देखिए, यहाँ बात दूसरी आती है। 2005 में जब सत्ता इन्होंने गंवाई, उस वक्त के बाद पार्टी पे अपने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। और आप देखिए कि 1999 से 2005 के बीच में जो इनका एक पूर्णकालिक शासन रहा, उसमें जिस तरह के आक्षेप आरोप इन पे लगते रहे और एक जो
उस वक्त जो अतिवाद का एक ग्रहण लगा, उसकी वजह से पार्टी में बिखराव की स्थिति हुई, पारिवारिक कलह की वजह से। और ये कलह स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की कलह, ये किसी राजनीतिक उद्देश्य की कलह नहीं दिखाई देती थी। तो उस कलह की वजह से इनमें आपस में विभाजन हुआ और उसी नेतृत्व की एक मांग को रखते हुए दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला ने अपनी एक अलग पार्टी खड़ी की। और पिछले विधानसभा 2019 के विधानसभा चुनाव के समय इनको जेजेपी पार्टी को एक अच्छा समर्थन मिला, लेकिन और वो समर्थन इसलिए मिला था कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की राजनीति के लिए समर्थन मिला था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते एक समझौता किया और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे, उप मुख्यमंत्री बने। अब पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए इनेलो भी जब से जेजेपी 2019 के बाद हाशिए पे चली गई, अब वो मोर्चा इनेलो ने संभाल लिया। ऐसा भी कहा जा सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि परिवारवादी पार्टी का आरोप इन पे हमेशा से लगता रहा। तो पारिवारिक विभाजन के बाद परिवार का एक अलग दूसरा मुख्य भाग जो है, अब उसने अपना ये मोर्चा संभाला है। और अब देखिए कि जो मूलतः इनेलो रहा, उसने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उनके साथ राजनीतिक संधि में रहे। और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अभय चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे राजनीतिक संधि कर सकते हैं, ये संभावना भी है। लेकिन फिर भी राजनीति है और प्रदेश की राजनीति में इनेलो अब अपने जनाधार को खोजने की कोशिश कर रही है। वो गढ़ चुना जो गढ़ भूपेंद्र हुड्डा कहा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा से ही रोहतक को हुड्डा परिवार का गढ़ कहा गया है। उस एरिया में जाके एक रैली करना, और उस रैली जो इस वक्त उनके आन का सम्मान का एक सवाल बना हुआ है कि इस रैली के अंदर कितनी भीड़ जुटती है, कहां कहां से लोग आते हैं, कहां कहां से कौन कौन नेता इसमें शामिल होता है, और वो रैली करना रोहतक का चुनाव क्यों? देखिए, आप देखेंगे कि पिछले काफी समय से अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पे लिया हुआ। राजनीतिक तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो अपना धुर विरोधी मानते हैं और बहुत तरह के आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे उन्होंने लगाए हैं। ये जो इनेलो की या अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा की जो राजनीतिक अदावत है, इसका कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री काल का वो दौर है जब इन पे भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और ओम प्रकाश चौटाला को भ्रष्टाचार के एक मामले में 10 साल की सजा हुई, और उसके साथ ही अजय सिंह चौटाला को भी वो सजा हुई। और उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में ही सीबीआई के द्वारा इन पे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक मुकदमा भी बना। और इसलिए कहा जा सकता है कि इनके धुर राजनीतिक विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे पिछले ही हफ्ते अभय सिंह चौटाला ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ रही। और ये भी आरोप लगाया कि उचाना की सीट पे बिरजेंद्र की हार जो है, उसका मुख्य कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। और इस प्रकार के कई आरोप जो है निरंतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाए जाते रहे हैं और ये लगाते रहे हैं। जहां तक अभय सिंह चौटाला का सवाल है, उन्होंने जो अब की बार जिस स्थान का चुनाव किया है वो रोहतक है। और आपको याद होगा कि देवीलाल के समय में रोहतक और सोनीपत का वो एक क्षेत्र था जिसपे
जिसमें लोकदल के लिए बहुत अधिक समर्थन उस वक्त था। इनको लगता होगा कि ये वो जाट किसान वर्ग का गढ़ है जहां उनका जनाधार ज्यादा मजबूती से उभर सकता है। और दूसरा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, लगता ऐसे है कि अभय सिंह चौटाला का जो उद्देश्य है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपना जो वर्चस्व है उस क्षेत्र में उसको ध्वस्त करने का है। राजनीतिक तौर पे ये लड़ाई एक दूसरे की आमने सामने की लड़ाई है। इसमें देखना होगा कि ये कितना शक्ति प्रदर्शन अपना कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पास एक अवसर था कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से उखाड़ फेंके, लेकिन उसमें वो एक बड़ी चूक हुई। हालांकि बहुत से लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ी गहरी नाराजगी भी थी। तो उसके बाद जो निराशा एक जनाधार में हुई, बहुत से लोगों में हुई, तो हो सकता है कि वो लोग अब, हालांकि उनको कांग्रेस के एक प्रभावी गुट के वर्चस्व से ठेस भी लगी, तो लगता है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो अब नई संभावनाएं इनेलो में तलाश रहे हैं और वो इनके साथ आगे भागीदारी करना चाहें। तो ये समय तय करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस स्तर पे इनेलो पहले रही है उस स्तर तक इनेलो का दोबारा आ पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आपने कई दशकों से हरियाणा पंजाब की राजनीति को नजदीक से देखा है। आपने वो काल भी देखे हैं जब पार्टियों का एकाधिपत्य होता था, और अब ये काल भी देखा है जब गठबंधन में सरकारें बनती जा रही हैं। इस रैली के बाद इनेलो का ग्राफ क्या प्रभावित होगा, बढ़ेगा या उतना ही रहेगा या कुछ नई, क्योंकि इसको एक मतलब पार्टी को माना जाता है अभी एक विशेष वर्ग के लिए यह पार्टी है, अन्य जो है वर्ग इनके साथ नहीं जुड़े हुए, उस मिथ को भी तोड़ने का प्रयास है ये। देखिए, राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है और राजनीति परिस्थितियों पे भी आधारित होती है। भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की होंगी वो ये तय करेगा किस राजनीतिक विचारधारा को कितना जन समर्थन मिलता है और किस विचारधारा के प्रति लोगों का विश्वास बनता है। एक तरह से कहा जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में कोई अछूता नहीं है और हरियाणा के लोग इंडियन नेशनल लोकदल को बड़े अच्छे से जानते भी हैं। ये समीकरण भविष्य के गर्भ में है कि उस वक्त क्या राजनीतिक करवटें प्रदेश में बनी होंगी या किस प्रकार के समीकरण या किस प्रकार की अपेक्षाएं लोगों की किसी भी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दल से होंगी। किस प्रकार की योजनाओं के प्रति लोगों का रुझान होगा और किसके प्रति आक्रोश होगा, ये अभी आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, कोई भी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ता है। एक विरोधाभास इंडियन नेशनल लोकदल में स्पष्ट तौर पे हमेशा से दिखाई दिया, वो ये है कि इनका जो राजनीतिक विचारधारा का कोई ऐसा सिद्धांत वो अपने आप में एक विरोधाभास में फंसा हुआ है। किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग का की राजनीति, उनके हितों की रक्षा करने का दावा करने या उस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाना, वो एक समाजवादी सिद्धांत के बहुत करीब है। और जन कल्याण और समाजवादी सिद्धांत होने के बावजूद सत्ता के लिए हमेशा ही ये सांप्रदायिक ताकतों, पूंजीपति ताकतों के साथ खड़े होते हैं, जिनका की शोषण करने में, इन्हीं वर्गों का, जिनकी ये राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं वर्गों का शोषण करने में
उन सांप्रदायिक और पूंजीपति ताकतों का मुख्य भूमिका रही है हमेशा से। तो ये जो विरोधाभास है इनेलो पार्टी में या लोकदल में या जेजेपी में, ये बड़े स्पष्ट तौर पे धरातल पे दिखाई देता है। इसलिए ये लगता है कि इनके जो सिद्धांत हैं राजनीतिक तौर पे वो इतने स्पष्ट नहीं है। तो शायद लोग जो हैं उस चीज को भी समझते होंगे और उसी की वजह है कि जो एक समय एक विचार ताकत बना था, वो विचार बिखरता चला गया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जगदीप सिंधु जी, जिन्होंने जो इनेलो की पार्टी को, जो जब ये इनेलो पार्टी बनी उस समय के बारे में भी बताया और आज जिस स्थिति में इनेलो पार्टी है उसके बारे में भी बताया। रोहतक का क्षेत्र क्यों चुना रैली के लिए, इसके बारे में भी काफी विस्तार से बताया। आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? क्या रोहतक के अंदर चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाने का जो उनका निर्णय है वो उनके लिए, उनकी पार्टी को ताकत देगा, उनकी पार्टी को एक नए स्टैंड पर लेकर आएगा, राजनीतिक भविष्य जो तलाश रही है अपनी पार्टी उससे भी वो सफल होगी? आपकी राय हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।